वेक्टर इंटीग्रेशन। तो बेसिक 3 टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं वेक्टर में, ठीक है। फर्स्ट होता है लाइन इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन जिसे हम एक बार इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप इसका होता है सरफेस इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है। इसे हम 2 बार इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, 2 बार इसे इंटीग्रेट करते हैं। और थर्ड टाइप इसका होता है वॉल्यूम इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ठीक है। और वॉल्यूम में हम कितनी बार इंटीग्रेट करते हैं? 3 बार, 3 टाइम्स, ठीक है। ये लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो आज का जो कंसेप्ट है वो किस पे बेस्ड है? लाइन इंटीग्रेशन पे, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है, तो लाइन इंटीग्रेशन क्या है, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रेशन क्या है, ठीक है। एनी इंटीग्रल, कोई भी इंटीग्रल है जो अलोंग द कर्व इवेल्युएट होता है उसे हम लोग लाइन इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है। एनी integral which is evaluated along the curve, ठीक है, is called line integral, is called line integral, line integral। अब इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है, तो सर यहाँ इंटीग्रल की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? तो इसका आंसर क्या है, क्या एप्लीकेशन है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ से कोई फोर्स लगा रहे हो किसी बॉडी पे, ठीक है, मान लो कि यहाँ से कोई फोर्स तुमने लगाया है, ठीक है, और तुम यहाँ पे कोई बॉडी रीच कर रहा है, ठीक है। तो अब इसका यहाँ से हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम इसका डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये डिस्टेंस, और वर्क डन क्या होगा यहाँ से? फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। लेकिन अब अगर हमें कोई कर्व पाथ पे, अगर मान लो कि कोई हमारे पास कर्व पाथ है, ठीक है, इस तरीके का कोई पाथ है, ठीक है, और कर्व पाथ पे तुम यहाँ से कोई फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और इस फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो अब मान लो कि किसी पॉइंट पे अगर वर्क डन कैलकुलेट करना है हमें, तो कैसे करोगे? तो इस पे तो ये कंसेप्ट नहीं अप्लाई होगा। तो इस फोर्स के वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लाइन इंटीग्रल का यूज करते हैं, ठीक है। जो भी पढ़ना है उससे पहले उसका एप्लीकेशन समझना जरूरी है। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं कि किसी भी कर्व में हमें अगर उसका वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं? लाइन इंटीग्रेशन के थ्रू उसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम लाइन इंटीग्रल के कंसेप्ट को यूज करेंगे। अब लाइन इंटीग्रल का कंसेप्ट क्या है? लाइन इंटीग्रल का कंसेप्ट, कि लाइन इंटीग्रल का कंसेप्ट है, मान लो कि हमारे पास कोई एफ वेक्टर है, बी एनी डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन, कोई हमारे पास मान लो लेट एफ बी एनी डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन, डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन, ठीक है। वह कोई हमारे पास f जो है कोई डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है अलोंग द कर्व, अलोंग द डिफाइंड अलोंग द कर्व, डिफाइंड अलोंग द कर्व, ठीक है, डिफाइंड अलोंग द कर्व। देन लाइन इंटीग्रल ऑफ f, किसका? इसका, ये जो f मैंने यहां पे लिखा है, लाइन इंटीग्रल ऑफ f, ठीक है, इसे मिटा दो, लाइन, देन लाइन इंटीग्रल ऑफ f, ठीक है, इज डिफाइंड बाय, ठीक है। यहां से अब कंसेप्ट स्टार्ट होगा इसके कैलकुलेशन का।
ये तो एक बेसिक था। अब यहाँ से कैलकुलेशन वाला पार्ट देखते हैं हम, ठीक है। तो इसे डिफाइन करते हैं हम लोग, ये हमने लाइन इंटीग्रल का सिंपल यहाँ पे देखा है कि लाइन इंटीग्रल को कैसे करते हैं, अलोंग द कर्व। अब अलोंग द कर्व कर रहे हैं तो यहाँ नीचे एक सी लिख रहे हैं, तो ये इसका मतलब क्या है, अलोंग द कर्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब अलोंग द कर्व है, हमारे पास एफ वेक्टर है और इसका क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है पोजीशन वेक्टर के साथ। वेक्टर एफ और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, पोजीशन वेक्टर के साथ डिफरेंशिएट करके। तो ऐसे हम इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा लाइन इंटीग्रल। अब लाइन इंटीग्रल में अगर हमारे पास जो सी है वो क्लोज कर्व है, ठीक है। अगर हमारे पास ये जो सी है, इफ सी इज क्लोज्ड कर्व देन लाइन इंटीग्रल कैन बी रिटेन एज, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा लाइन इंटीग्रल है और यहां पे एक क्लोज कर्व का सिंबल बना दो, ठीक है, सर्कल का, और इसे लिख सकते हैं हम लोग एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो ये दो स्टार पॉइंट में समझना है। तो जब भी हमें प्रॉब्लम देगा तो कहेगा कि हमें कैलकुलेट करना है लाइन वर्क डन कैलकुलेट कीजिए, तो हम लाइन इंटीग्रल का ये फॉर्मूला यहाँ से यूज करेंगे। फॉर्मूला अभी मैंने लिखा नहीं है, अभी बताता हूँ। लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला जब एफ वेक्टर और ये डी आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तब निकल के आएगा, देखते हैं उसको भी, ठीक है। तो अब हम जानते क्या है, हम लोग जानते हैं यहाँ पे एफ वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। प्रीवियसली लेक्चर में भी हमने देखा है F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप लिख सकते हैं। और पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर को, ये भी हम जानते हैं प्रीवियस लेक्चर से। तो पोजीशन वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। इस पोजीशन वेक्टर को, इसका डिफरेंशिएशन फॉर्म यानी डी आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दो ना पोजीशन वेक्टर को, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप लिख सकते हैं। देखो अब हम ये एफ भी हमें पता है, ये डी आर वेक्टर भी पता है हमें, पोजीशन वेक्टर, तो दोनों का क्या लेना है हमें, डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट किसका लेना है हमें, लाइन इंटीग्रल में एफ डॉट डी आर, ठीक है। अब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें, तो देखो F1 dx लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट, ये आई कैप और आई कैप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में सेम में क्या होता है, 1 होता है, पता है हमें बेसिक चीजें। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ कर्व अलोंग द कर्व F1 dx प्लस ये F2 और यहां क्या है dy, F2 dy। सिमिलरली ये F3 का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, dz के साथ, तो F3 dz, ठीक है। तो यहां से ये फॉर्मूला निकल के आया, हाँ निकल के आया, स्टार पॉइंट में लिखो इसे, ठीक है। अब एक और चीज, अगर हमारे पास x y z है, वो फंक्शन किस में है, अगर t में दिया हुआ है, ठीक है। इफ x y z आर फंक्शन ऑफ t, ठीक है, देन तब क्या लिख सकते हैं, तब हम लिख सकते हैं इसे, ये हमारे पास एफ डी आर का फॉर्मूला हमें पता है, सी एफ डॉट पोजिशन वेक्टर, तो यहाँ पे ये हमारा अलोंग द कर्व ले रहे हैं, तो ये डी एक्स वाई डी टी लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, बस टी के, अगर हमारा एक्स वाई जेड किस में फंक्शन है, टी में, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ वन डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, प्लस एफ टू डी वाई अपॉन डी टी प्लस F3 dz अपॉन dt, ठीक है। इतना हम लेके चलेंगे और इसको होल का हम कर लेंगे dt, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला भी हमें ध्यान रखना है, जहां पे यूज आएगा मैं बताऊंगा प्रॉब्लम्स में कहां यूज आएगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास सिंगल वेरिएबल है तो इजीली हम कैलकुलेट कर लेंगे। मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ जेड स्क्वायर है, तो इजीली कैलकुलेट कर लोगे। क्या करोगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लोगे। यहाँ पर क्या करोगे, फिर इसको इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है, वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है, अलॉन्ग द लिमिट जो दे रखा होगा। फिर यहाँ अगर जेड स्क्वायर है तो इसे भी इंटीग्रेट कर लोगे, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ आता है, प्रॉब्लम जब यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल दे रखा, मोर देन वन वेरिएबल दे रखा हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे दे दे वाई जेड, यहाँ दे दे एक्स जेड, यहाँ दे दे एक्स वाई, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में, और हमारे को कर्व को पैरामीटराइज भी कर दे, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स देखने होंगे हमें, ठीक है। तो उसके लिए एक कंसेप्ट होता है, ठीक है, वो कंसेप्ट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट। चलो देखते हैं उसको। अब देखो जो हमारे पास C है यानी कर्व है, ठीक है, तो उसका कन्वर्जन करेंगे हम लोग, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ C इनटू पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहला हमें अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा है, मान लो ये जो हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म, ये एक तरीके का क्या हो सकता है, हमारा स्ट्रेट लाइन हो सकता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, इसमें दूसरा टाइप क्या हो सकता है, दूसरा हमारे पास सर्कल हो सकता है, दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, सर्कल हो सकता है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन के लिए हमें इक्वेशन पता है, सर्कल के लिए भी पता है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि सर्कल जो है फुल सर्कल दे रखा हो, कोई भी सर्कल दे सकता है, स्फीयर भी दे सकता है, और कोई भी सर्कल दे सकता है, इस तरीके का भी सर्कल दे सकता है। तो उसके लिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो उसके लिए गिवन रहेगा क्वेश्चन में, हमें बेसिक जो जानना है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन और सर्कल का इक्वेशन, ठीक है। अगर अनदर टाइप का कोई सर्कल दिया है तो उसके लिए प्रॉब्लम में जो है गिवन दे रखेगा डेटा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, हम लोग तो पढ़ते जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ठीक है, y माइनस y1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, ठीक है, इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, z2 माइनस z1 इक्वल्स टू t, ठीक है। ये VBI है, वेक्टर इंटीग्रेशन में लाइन इंटीग्रेशन का कंसेप्ट का जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें ये इक्वेशन मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज आएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। इससे फायदा क्या होगा कि हमारा जो टर्म है वो एक फॉर्म यानी t के फॉर्म में आ जाएगा, जिससे हम इंटीग्रेशन इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो इसे VBI मान के चलो, ठीक है, VBI डबल स्टार। सर्कल का क्या है, अगर सर्कल हमें मान लो हमारे पास कोई कंप्लीट सर्कल गिवन दे रखा है, ठीक है, और इसका रेडियस मान लो रेडियस दे रखा है हमारे पास a गिवन दे रखा है, ठीक है, रेडियस क्या गिवन दे रखा है a, और एंगल क्या बना रहा है थीटा, एंगल क्या बना रहा है थीटा। तो इसके लिए हमें इसका पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए C को पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू a cos थीटा, ठीक है, और y इक्वल्स टू a sin थीटा, ठीक है। ये याद रखना है हमें डबल स्टार में। ये किस में काम आएगा, जब हमारे पास कंप्लीट सर्कल गिवन रहेगा, ठीक है, फॉर कंप्लीट सर्कल, ठीक है। अब ये तो समझ लिया हमने। अब कंप्लीट सर्कल में z क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, यहाँ क्या z क्या होगा जीरो, कंप्लीट सर्कल में z क्या होता है एक्सिस पे जीरो, ठीक है।
तो ये बेसिक कंसेप्ट हमें पता होना जरूरी है। इसके लिए स्ट्रेट लाइन का क्या इक्वेशन है और सर्कल का क्या इक्वेशन है, इसके अलावा जो भी सर्कल दिया रहेगा उसका डाटा गिवन रहेगा। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम्स लेके देखते हैं। ठीक है, तो एक अनदर टाइप का क्वेश्चन हम लेके देखते हैं। ठीक है, जिसमें हमें वर्क डन यानी एफ वेक्टर और डी आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन है। एफ हमें गिवन दे रखा है और सी, वेयर सी क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अभी हमने देखा था कंसेप्ट, और उसमें पॉइंट भी हमें गिवन दे रखा है 2। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम एफ डी आर का फॉर्मूला देखते हैं, क्या हमने देखा है अभी। ठीक है, अलॉन्ग द कर्व एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर का फॉर्मूला अभी हमने देखा था। क्या फॉर्मूला था? ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा अलॉन्ग द कर्व एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई प्लस एफ थ्री डी जेड। एफ थ्री डी जेड ये देखा है हमने। F1, F2 और F3 हमें गिवन दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, देखो अलोंग द कर्व हमें क्या दे रखा है, F1, यानी F1 हमें दे रखा है YZ dx प्लस F2 क्या दे रखा है हमें, F2 दे रखा है XZ dy प्लस F3 क्या दे रखा है हमें, XY, यहां देखो ना XY dz। ठीक है, अब एक चीज हमें यहाँ दिख रहा है कि मोर देन वन वेरिएबल है। इसका मतलब हमें जो C को कन्वर्ट करना है पैरामेट्रिक फॉर्म में, वो वाला कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है। दिख रहा है ना, YZ है तो dx है, XY है तो यहाँ dy है, यानी मोर देन वन वेरिएबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, हमारे पास ये पॉइंट दे रखा है x1 y1 और z1, x2 y2 z2, तो इसे हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में पुट करके और वहां से t की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें पता है, हम क्या जानते हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ठीक है भाई, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू, और क्या है, x3 सॉरी अब यहां से हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट क्या है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल्स टू t। ये t ही हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से। ठीक है, तो अब x1 ये वैल्यू दे रखा है, अब इसे हमें इसमें पुट कर देना है, x1 x2 की वैल्यू को, y1 y2 की, z1 z2 को, तो पुट करें तो x माइनस x1 क्या दे रखा है, 0। ठीक है, x2 क्या दे रखा है हमारे पास, x2, तो x2 क्या दे रखा है यहाँ पे 1, माइनस x1 क्या है 0। सिमिलरली y माइनस y1 क्या है 0, और ये y2 क्या है हमारे पास 1, y1 क्या है 0, z हमारा z माइनस z1 क्या दे रखा है हमारा 0, z1 0, z2 क्या दे रखा है 1 माइनस 0 इक्वल्स टू t। ठीक है, अब देखो यहां से ये यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ y बचेगा, यहाँ z इक्वल्स टू t। तो यहाँ से हमने देखा कि ये हमारा यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। ठीक है, तो अगर हमारा x इक्वल्स टू t है, ठीक है, तो हम अगर वैल्यू ले x की वैल्यू को अगर हम 0 लेते हैं तो t का वैल्यू क्या होगा 0। अगर x इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो t इक्वल्स टू भी क्या होगा 1 होगा। तो यहां से हमें लिमिट मिल गया, लिमिट्स ऑफ c। ठीक है, किसका लिमिट, अब इसका लिमिट भी हमें पता चल गया
लिमिट हमें 0 से 1 लेके चलना है। कैसे में चलना है? अरे x इक्वल्स टू टी है तो x इक्वल्स टू 0 होगा तो t इक्वल्स टू भी 0 होगा, x इक्वल्स टू 1 है तो t इक्वल्स टू 1 ही होगा ना, दोनों इक्वल है। तो अब देखो कि अब हम यहाँ से पुट कर दें, ठीक है, कहाँ पुट कर दें? ये वाई जेड के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं हम? t पुट कर सकते हैं, t इंटू टी, तो ये क्या होगा? टी स्क्वायर। और dx के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? dx के जगह पे देखो हमें पता है x इक्वल्स टू क्या है? t है ना, तो इसे डिफरेंशिएट करोगे तो मान लो dx इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? dt लिख सकते हो। सिमिलरली dy इक्वल्स टू भी dt लिख सकते हो, dz इक्वल्स टू भी dt लिख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पुट कर दो, तो पुट करोगे तो अलोंग द कर्व यानी 0 से 1 f वेक्टर dr वेक्टर पोजीशन वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 0 to 1, और ये yz के जगह पे क्या करोगे? टी स्क्वायर dz, ये dx है ना, तो dx के जगह पे dt, ऊपर देखा है हमने कंसेप्ट, dx के जगह पे क्या पुट करेंगे? dt, ठीक है, प्लस सिमिलरली यहाँ पे xz x यानी t इंटू टी स्क्वायर, dy के जगह पे भी dt पुट कर देंगे, तो टी स्क्वायर इंटू डी टी प्लस xy के जगह पे टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू डी, यहाँ डी जेड के जगह पे भी क्या पुट कर दोगे? डी टी, ठीक है। अब देखो यहाँ से इजीली इंटीग्रेट कर लोगे इसको, टी स्क्वायर डी टी का, ये टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3t स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हो 0 से 1 3t स्क्वायर डी टी, ठीक है। अब 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? 3t स्क्वायर का 3t क्यूब अपॉन 3, यही होगा, और लिमिट क्या है? 0 से 1, तो अब ये 3 से 3 कैंसिल कर दो, ठीक है, और ये टी क्यू के जगह पे 1 पुट कर दो एक बार, टी क्यू के जगह पे 0, तो क्या आएगा? 1 माइनस 0, तो यहाँ से आंसर क्या निकल के आ रहा है? 1, ठीक है, ये हमारा आंसर 1 हो गया।